आदाब नाज़रीन, इलेक्शन एजेंडा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं तहसीन मुनव्वर। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन में हम बहुत सुनते हैं, इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की बात बहुत होती है, लेकिन जब हम इस पर गौर करते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि इसके बारे में काफ़ी कुछ कहा गया है, काफ़ी कुछ लिखा हुआ भी मौजूद है, मगर इसको लेकर ना तो सियासी पार्टियां और ना ही सियासी रहनुमा संजीदा दिखाई देते हैं। फिर ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट को सख्त होना पड़ता है, फिर इलेक्शन कमीशन को वार्निंग देने के बावजूद अगर नेता नहीं मानते तो फिर इलेक्शन कमीशन को भी कार्रवाई करनी पड़ती है। 72 घंटों के लिए उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और बहुजन समाज पार्टी की जो रहनुमा है उनको 48 घंटे के लिए जो है चुनावी रैलियों से दूर कर दिया गया है। लेकिन सवाल इसका है, आज हम गौर कर रहे हैं कि क्या इंतखाबात में मजहब और ज़ात पात का इस्तेमाल होता है या नहीं होता है। अगर हम देखते हैं कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर वोटिंग तक में तमाम ज़ातों का ख्याल रखा जाता है, तमाम मज़ाहिब के बारे में गौर किया जाता है, उसको देख के कि किस इलाके में किस मज़हब किस ज़ात के ज़्यादा लोग हैं, उस हिसाब से पार्टियां अपनी जो ये शतरंज है वो बिछाते हैं, उस हिसाब से वो टिकट भी देती हैं। लेकिन इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक में यह है कि आप मज़हब का इस्तेमाल किसी भी तरीके से वोटरों को लुभाने के लिए नहीं कर सकते हैं। लेकिन महसूस ये होता है कि जब भी मौका मिलता है, और अब तो कई मरहलों में चुनाव हो रहे हैं, तो हर मरहले में जो सियासी पार्टियां होती हैं उनकी सोच और उनका तरीक़ा, उनका लाए अमल बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। वो देखते हैं कि किस किस इलाके में इंतखाबात हो रहे हैं, उस हिसाब से उनकी बोली बदलती है, उस हिसाब से उनका काम बदलता है, उस हिसाब से उनकी मुहिम जो है बदलती है। तो उसी लिहाज से वो अपनी मुहिम को धार देते हैं या अपनी मुहिम को थोड़ा सा कमज़ोर करते हैं। वो देखते हैं कि अगर शहरी इलाकों में इलेक्शन हो रहे हैं तो वो शहरी इलाकों के इलेक्शन के हिसाब से बात करते हैं, देही इलाकों में इलेक्शन होते हैं उस हिसाब से बात करते हैं। तो आज हम इसी पर गौर करने के लिए जो है अपने स्टूडियो में मौजूद हैं इलेक्शन एजेंडा में, और हमारे साथ 3 खास शख्सियतें जुड़ेंगी। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के आशुतोष मिश्रा जी, हम आपका खैर मकदम करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस रहनुमा सैफ अली खान साहब भी मौजूद हैं, हम उनका भी खैर मकदम करते हैं। और हमारे साथ बॉम्बे से जुड़ेंगे योगेश वर्मा जी, बीजेपी तर्जुमान, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। आशुतोष मिश्रा जी, जैसा कि मैंने आगाज में कहा, क्या मजहब का इस्तेमाल और ज़ात पात का इस्तेमाल रुक जाता है इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक जैसी लागू होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की अगर बात करें तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 2 डायमेंशंस में देखा जा सकता है कि इसकी स्टैट्यूटरी या लीगल की बात करें तो ऐसी कोई बैकिंग नहीं होती है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन द्वारा लागू होता है और इनके 2 पहलू ये है कि पहला पहलू ये होता है कि गवर्नमेंट किसी भी अपने पावर का मिसयूज़ ना कर पाए, कोई योजनाएं ना घोषणा करे जिससे इन्फ्लुएंस हो के। सेकेंड होता है जो सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ पे होता है, जहाँ पे आप जात, धर्म या कोई और ऐसी चीज़ों को उठा के आप जिसे कहते हैं ना इमोशनल एक्सप्लॉयटेशंस, वो ना कर सके। बट अगर आप कंपेयर करें, जहाँ तक मुझे याद है 2014 का जो इलेक्शन था, मुद्दे थे गवर्नेंस। इस बार इलेक्शन में इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सभी ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। और इलेक्शन कमीशन अगर देखा जाए तो ये बड़ी शर्म की बात है कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ रहा है। भाई, इलेक्शन कराना फ्री एंड फेयर और कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से किसका काम है? सुप्रीम कोर्ट का तो है नहीं। हर बार हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। सो जिम्मेदारी किसकी बनती है? अगर हो रहा है अगर ये वायलेशंस, तो इलेक्शन कमीशन को हार्ड स्टेप लेने होंगे। ये 72 घंटे बंद करना या 48 घंटे, मेरे हिसाब से ये सोल्यूशन नहीं है। नहीं तो क्या इलेक्शन कमीशन कमजोर आपको लग रहा है या सियासी पार्टियां जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को किसी गिनती में नहीं लेती? दोनों रूप हैं। मतलब इलेक्शन कमीशन भी मेरे हिसाब से कमजोर है, और कहीं ना कहीं सियासी पार्टियां भी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी के लिए? इलेक्शन जीतना। उनको पता है कि आज के टाइम में कि ये पूरा भारत में जात और धर्म के नाम से इमोशनल ब्लैकमेल करके लोगों से वोट लेना, और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि आप कितना वेट करते हैं। लेकिन आशुतोष जी, अगर आप ये देखिए, अगर आपने कहा कि मजहब का इस्तेमाल नहीं होगा
या ज़ात पात का इस्तेमाल नहीं होगा, मजहबी मकामात का भी इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन सिर्फ 2014 की बात नहीं, हम पिछले भी इंतखाबात जो भी देखते हैं तो हमें मजहब भी नज़र आता है उसमें, हमें ज़ात पात भी नज़र आती है उसके अंदर, सब कुछ ही तो रहता है मौजूद। कहाँ पर लोग जो आपको लगता है कि मजहबी जो अगर आप देखिए तो कोई मुसलमान कैंडिडेट है तो टोपी लगाए हुए होगा, अगर कोई गैर मुस्लिम है तो टीका भी लगाए होगा, और ज़ात पात का भी इस्तेमाल हो रहा होता है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन तक में होता है। नहीं, ये बात तो सही है कि कहीं ना कहीं जो हमारा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है और किसी कैंडिडेट के लिए तो हम जाति धर्म ये सब चीज़ों को देखते हैं और इस हिसाब से वोट दिए जाते हैं। अब वो दो बड़े इश्यूज हैं। पहला इशू ये है कि भाई वोटर इतने जागरूक हों कि हम बोलें कि साहब हम तो गवर्नेंस एजेंडा पे देंगे, हम किसी पर्टिकुलर लीडर को नहीं, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है हमारे लिए जो काम करेगा, जो हमारी मुद्दों को उठाएगा, उस पर हम देंगे। वो हो नहीं रहा है। आज के टाइम में पॉलिटिकल पार्टी किस चीज़ को उठाएंगी जिससे उनको वोट मिल सकता है। अगर मैं बोलूं, अगर आप कंपेयर भी करें, थोड़ा सा पीछे जाए, दिल्ली इलेक्शन की बात करें, विधानसभा इलेक्शन में, तो क्या अगर कंपेयर किया जाए तो क्या उस समय जातिवाद की बात हो रही थी, धर्म की बात हो रही थी? मैं ये नहीं कह सकूं कि टिकट नहीं बांटे गए होंगे, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, बट जैसे आपने बोला कि शहरी और ग्रामीण मतदाताओं पे ये देखा जाता है कि क्या भाई क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। अब कोई भी पार्टी हो उसको पता है कि आज हमारे पास क्या काम है, क्या दिखा सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कैसे वोट दे सकते हैं। तो यहाँ पे इनका रोल आ जाता है कि इन चीज़ों को उठाने मतलब ये है कि जो डेवलपमेंट के इश्यूज हैं, जो रियल इश्यूज हैं, वो जो हमारे असली मसाइल हैं उन पर वोट मिलेगा नहीं, तो इसलिए जज्बाती मसाइल को जो है वो उभारा जाता है सियासी पार्टियों की तरफ से। क्यों सैफ साहब, आपको क्या लगता है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, सियासतदान जो है जज्बाती जो नौयत के मौजूआत होते हैं उनको क्यों उभारते हैं? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपके साथ जो है फिर मौका मिला। आज हमारे देश के हालात, मैं हमेशा ही आपके साथ ही बताता हूं कि बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऑफेंसेस रिलेटेड टू रिलीजन जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रहा है 41% बढ़ गए हैं। स्टेटमेंट्स देखिए, टी राजा कहते हैं हमें मुसलमानों के वोटों की जरूरत नहीं है, विनय कटारिया कहते हैं मुस्लिम जो है वो बांग्लादेश चले जाए। आज के तो नहीं है स्टेटमेंट, ये तो पुराने हैं। नहीं, पुराने मगर स्टेटमेंट्स पे बात हो रही है। हाँ। हम ऐसे ऐसे बयान देख रहे हैं और एक बहुत लंबी फेयरलिस्ट है। योगी जी कहते हैं कि शाहरुख खान और हाफिज सईद में कोई डिफरेंस नहीं है। अनुप्रिया पटेल कहती है जो है हिंदू जो है वो डर रहे हैं मुसलमानों से क्योंकि आबादी बढ़ती जाती है। गृहराज कह रहे हैं कि जो भी मोदी जी को अपोज करेंगे वो पाकिस्तान चले जाएगी। सब ये 2014 की बात नहीं, साध्वी कहती है रामजादों और हरामजादों में बहुत अरे यार गालियां तक पुरानी की बात मैं कह रहा हूं कि देखिए पुरानी नहीं, मगर आप एजेंडा पता चलता है। मैं इसलिए वो भी जात पर कहीं पर आते हैं, कुछ किसी ना कुछ। मेरा सीधा सीधा मानना है कि जो पॉलिटिकल क्लास है वो क्या जज्बाती नौयत के जो मामलात होते हैं उन्हीं को लेकर ऊपर आते हैं, या ऐसी बातें जिनसे वोटर का सीधे तौर पर जुड़ाव हो उसको क्यों नहीं उठाते हैं? देखिए, मौजूदा हालात पता चल जाएंगे अगर दूसरे मुद्दे उठेंगे तो। अनएम्प्लॉयमेंट का उठेगा जो आज 7.6% बढ़ गया है लेबर ब्यूरो के लिहाज से। नीति आयोग कह रहा है 7 मिलियन लोग बेरोजगार, टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है 31 मिलियन लोग बेरोजगार, 11% पॉपुलेशन बेरोजगार, 12 करोड़ यूथ बेरोजगार, 1/3 ग्रेजुएट्स घर पे बैठे हुए, 550 नौकरियां दिन की खराब हो रही है। कैसे आप बात करेंगे मुद्दों पे? आज भूखमरी हमारे देश पे 55, जहां हम 55वें रैंक के ऊपर थे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, आज सवे 103 रैंक के ऊपर खड़े हुए। विमेन सिक्योरिटी के ऊपर जो है आज हम चौथा ऐसा देश है इन टर्म्स ऑफ विमेन सिक्योरिटी। आज रिस्ट्रिक्शन रिलीजन के ऊपर जो है हम फिर जो है चौथे ऐसा देश है जहां पे रिस्ट्रिक्शन रिलीजन के ऊपर जो है वो बढ़ चुका है। कम्युनल वॉयलेंसेस जो है वो हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। 822 कम्युनल वॉयलेंसेस रिकॉर्ड की गई थी पार्लियामेंट में। तो ये इसलिए उठाए जाते हैं। अंग्रेज आके क्या कर रहे थे हमारे देश में 200 साल? अंग्रेजों का जो साफ जो है मोटो था कि लोगों को अलग करो और उन पे राज करो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है वो अपनाई गई थी अंग्रेजों द्वारा। आज हमारे देश में यही तो सब हो रहा है। योगी जी कहते हैं, दूसरी स्टार प्रचारक बन के जाते हैं, कहते हैं हमारे यहां कहां होता है कम्युनल वॉयलेंसेस। 60 कम्युनल वॉयलेंसेस जो है रिकॉर्ड किए जाते हैं योगी जी जब से बने हैं, और यहां तक कि मॉब लिंचिंग करने वालों को सम्मानित किया जाता है, ये तो और वो भी यूनियन मिनिस्टर्स की तरफ से। आप सुनिए, जयंत सिन्हा जो है 8 लोगों को बीजेपी से सम्मानित करते हैं। वो लोग जो लिंचिंग करने वाले हैं, जो लोगों को मारने वाले हैं, महेश शर्मा जी इखलाक के मर्डरर्स को जो है उनको रैप करके फ्लैग में रैप करते हैं साहब। मतलब ये तो आज जो है सियासत का वो कर दिया सही। मैं ये कह रहा हूं कि क्या सियासतदान या सियासी पार्टियां, क्योंकि अभी बीजेपी के हमारे साथी जुड़े नहीं है जी, जो सियासी पार्टियां हैं, क्या वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में इस बात का ख्याल नहीं रखती कि यहाँ पे ये मुस्लिम इलाका है,
तो हम मुस्लिम उम्मीदवार देंगे, यहाँ पे इस पर्टिकुलर कास्ट के लोग ज़्यादा हैं तो हम उनको ही टिकट दें। क्या वहाँ पर इस बात का, वहाँ पर भी तो आपको एक जो है बड़े दिल के साथ निकल के आ सकते हैं, क्योंकि सियासी पार्टियों में यहाँ तक कि जो पूरी उनकी अक्सर लिस्ट निकलती है तो वो कास्ट बाई कास्ट उस लिस्ट में नाम होते हैं लोगों के। और तो ये जो चीज़ है, ये कहीं ना कहीं जो पूरा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है कि रिलीजन उसका इस्तेमाल नहीं होगा, वो तो वहीं पर गलत साबित हो जाता है। देखिए बिल्कुल ठीक है ये मगर मैं आपको आश्वासन देता हूं, हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस में ऐसा नहीं होता। हर जगह, हर स्टेट में, हर जगह आप चाहे किसी भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की बात अगर करते हैं तो हम हर वर्ग को टिकट देते हैं और हर वर्ग के लिए कोशिश करते आ रहे हैं। आज 140 मिलियन की बिलो पॉवर्टी लाइन से जो हम लोग ऊपर लेके आए, जो बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर हुए हैं, वो हर धर्म और हर रिलीजन के थे और हैं और रहेंगे। आज मगर हमने ये जरूर देखा कि गुजरात में या उत्तर प्रदेश में असेंबली में किसी भी मुस्लिम को जो है टिकट नहीं दिया जाता। तो कहीं ना कहीं जो है ये स्ट्रैटेजी बनाई जाती है कि आप ऐसे स्टेटमेंट्स दें, जो मैं अभी कोट कर रहा था, मेनका गांधी जी कहती हैं मुस्लिम्स को कि दिल खट्टा हो गया है। अभी लेटेस्ट बयान है ये। तो मेनका गांधी आईटी सेल को कहा कि आईटी सेल ने जो है सलीके से जवाब नहीं दिया। नहीं, सलीके से नहीं, मेनका गांधी जी ने अपनी पब्लिक स्पीच में कहा है ये कि हमारा मुस्लिम से दिल खट्टा हो गया, हम आप कैसे कर दें आपके लिए। ये स्टेटमेंट्स पास किए जाते हैं। तो दुर्भाग्यपूर्ण है या नहीं है, आप मुझे बताइए। ऐसे ऐसे बयानात जब आते हुए हैं, आनंद कुमार हेगड़े कहते हैं जब तक टेररिज्म खत्म नहीं होगा, जब तक इस्लाम खत्म नहीं होगा, जब तक टेररिज्म खत्म नहीं होगा। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स एक पर्टिकुलर उसको, और यही नहीं, आज वेटिकन रोम में, रोम की बात कर रहा हूं, आप जो इंटरनेशनल लोग जो है, इंटरनेशनल कंट्रीज हमारे देश के बारे में क्या सोच रही हैं, कहती हैं ये मोदी गवर्नमेंट जो है ये एंटी माइनॉरिटीज है। 736 अटैक्स जो हैं वो क्रिश्चियंस के ऊपर किए जाते हैं। वेटिकन में सबसे बड़ा जो उनके पोप है, उनकी तरफ से ये बयान आते हैं। आप प्यू की रिपोर्ट 2017 की देख लीजिए, जो ये कहती है इन टर्म्स ऑफ रिलीजन। एसएचआई इंडेक्स देख लीजिए, 8.9% का रैंक है हमारे देश का, 10 सबसे खराब माना जाता है। आज कहीं ना कहीं सभी सियासी पार्टियां जो है देखिए मजहब और जात पात का इस्तेमाल करती हैं। आशुतोष जी, जैसे दिल्ली में, हम तो सबके लिए करते दिल्ली में मुस्लिम्स जो हैं, वो जो कांग्रेस के मुस्लिम रहनुमा हैं, शुएब इकबाल हुए, मतीन हुए, आसिफ हुए, हारून यूसुफ हुए, इन सब ने एक मांग रखी कि कम से कम दिल्ली में जो 7 सीटों में से 2 सीटें ऐसी हैं जिसमें कोई मुस्लिम कैंडिडेट जीत सकता है, तो कांग्रेस को कोई मुसलमान उम्मीदवार यहाँ पे देना चाहिए। मेरा सोचना यह है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मुसलमान पूरे 100% जो हिंदू कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां से जीते, या कोई हिंदू जो 100% मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वहां से जीत कर आए? क्या मतलब जब हम ये मजहब और इस जात पात को अलग रखने का जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जिक्र करते हैं तो उसका मकसद भी यही है क्या? देखिए, 2 चीज़ें हैं। अगर देखें तो पहला बेसिक क्वेश्चन मेरे हिसाब से पॉलिटिकल पार्टी से ना क्वेश्चन पूछ के अपने आप से हमें सभी को क्वेश्चन पूछना चाहिए। ऐसे एग्जांपल्स हैं जो अगर आप 50s और 60s और 70s के इलेक्शंस देखें, जहाँ पे जैसे मैं बिहार का एग्जांपल दे सकता हूँ या महाराष्ट्र का, जहाँ के चीफ मिनिस्टर मुस्लिम कम्युनिटी से आए हुए थे, और ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी में नहीं थे या हिंदू मेजॉरिटी में नहीं थे, लोग इलेक्ट हुए हैं। अब पॉलिटिकल पार्टी क्या करनी चाहिए भाई? एक कुछ पॉलिटिकल पार्टी से क्वाइट वोकल हैं, बोलते हैं, बट ये सच्चाई है कि अगर आप बात करेंगे तो कास्ट और रिलीजन एक फैक्टर होता है कैंडिडेट को डिसाइड करने में। अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सेल्फ हेल्प या एनजीओज या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का काफ़ी बड़ा रोल होना चाहिए, वो एकदम वैक्यूम हो चुका है। अगर आम आदमी पार्टी का जो अगर आप देखें जो उद्भव हुआ या ओरिजिन हुआ, वो एनजीओज के थ्रू हुआ, और जहाँ पे लोगों ने अपने राइट्स के बारे में डिमांड की। कितने लोग हैं राइट्स के बारे में बोलते हैं? कितने लोगों ने अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से क्वेश्चन पूछा कि भैया तुमने ये प्रॉमिस किया था, मैनिफेस्टो था तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टीज का, या तुमने जो काम किया था उस पर क्या रिजल्ट हुआ? आप घूम लीजिए, जितनी भी 500 कॉन्स्टिट्यूएंसी 500 प्लस है, कहीं कोई ऐसी मीटिंग नहीं होगी जहाँ पे लोग राइट्स के बारे में डिमांड कर रहे हैं कि भैया तुमने प्रॉमिस ये किया, ये तुमने डिलीवर किया। तो जो क्वेश्चन आता है, बेसिक क्वेश्चन आता है, भाई पॉलिटिकल पार्टी क्या करना चाहेगी? वो चाहेगी जीते। अब जीतने के लिए वो कोशिश करेगी वही मामले जिससे लोग लुभावने हो, चाहे वो आप जो भी इंडेक्स ले लें, कोई सर्वे ले लें, जैसी प्रजा होगी फिर वैसे ही राजा होगा। अल्टीमेटली आप देखिए डिवीजन जो एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में, ये क्रॉस सोसाइटी हो चुका है।
आप अगर खड़े होकर अगर सवर्ण है और दलितों की राइट्स की बात में करें, क्या दलित विश्वास करेंगे? आप एक गैर मुस्लिम है, मुस्लिम्स की राइट की बात करेंगे, या मुस्लिम होके गैर या हिंदुओं की बात करेंगे? आज के टाइम में बहुत कम विश्वास हो गया। अविश्वास जो है ना, अगर मैं बोलूं, वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से कम्युनलाइजेशन एंड कास्टिज्म ग्रास रूट लेवल तक पहुंच चुका। अब उसके लिए बहुत से फैक्टर हैं। सहर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं योगेश जी मुंबई से, बीजेपी के तर्जुमान है। योगेश जी, आपसे के आने से पहले जब हम बात कर रहे थे तो हमारे जो कांग्रेसी साथी हैं वो आप ही लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहे थे कि मजहब की जो बातें हैं और जिस तरह की ज़बानें बोली जाती हैं उस तरफ से ज़्यादा बोली जाती हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि तमाम सियासी पार्टियां जो हैं वो इसकी जिम्मेदार हैं। धर्म का इस्तेमाल हो और ज़ात पात का इस्तेमाल हो इसमें चुनाव के अंदर लेके, आपको क्या कहना है इस पर? नहीं, मेरा ऐसा मानना है, देश का चुनाव तो देश के विकास के ऊपर होना चाहिए। देश की सड़क, पानी, बिजली, और इस देश में जो गरीब होता है उसका कोई धर्म नहीं होता। गरीब को अगर आपने रोटी दे दी तो जो भी उसको मानने वाला है, जो भी उसका अल्लाह है, भगवान है, वो आपको ज़रूर आशीर्वाद देगा। धर्म की बात करना, धर्म की राजनीति करना, आज तक 60 साल इस देश ने वही सब किया और ये देश आज कहाँ होता। अंग्रेज इस देश को लूटने आए थे, यानी आज़ादी से पहले हमारे पास इतना सब था जो हमने बहुत कुछ खो दिया। मोदी जी हमेशा कहते हैं 130 करोड़ हिंदुस्तानी। मोदी जी ने ये कभी नहीं कहा कि ये सड़क मैं बना रहा हूँ तो हिंदुओं के लिए, ये मैं कॉलेज बना रहा हूँ तो मुसलमानों के लिए, ये मैं कुछ रेलवे स्टेशन बना रहा हूँ तो इस पर सिर्फ क्रिश्चियन चलेंगे, ये वाली जो सड़क बना रहा हूँ इस पर सिर्फ दलित चलेंगे, ये वाली सड़क बना रहा हूँ तो ऐसा होगा। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा ये देश 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का है, जो भी योजना बनेगी वो सबके लिए बनेगी, जो भी फायदा होगा वो सबका होगा। तो मेरा ऐसा मानना है ये पहला ऐसा प्रधानमंत्री है। बजरंग बली और अली कहां से आ जाते हैं योगेश जी? विकास की बात करने वाले योगेश जी, फिर उसमें बजरंग बली और अली कहां से आ जाते हैं? मैंने कहा जी कहां से कहती है कि मुसलमान अगर वोट नहीं देंगे तो मुश्किल हो जाएगी, ये सब क्यों हो जाता है? फिर मैं आपको एक बात बता रहा हूं, इतनी सारी अच्छी बातों के अंदर अगर आप कोई भी एक ऐसी बात को ढूंढेंगे जो कौन से संदर्भ में कही गई, हर वक्त कोई बात एक संदर्भ में होती है। आजम खान ने कोई एक बात योगी आदित्यनाथ के सामने कही थी, योगी आदित्यनाथ ने उसका जवाब आजम खान को दिया है। वो जवाब आजम खान के लिए था, इस देश की जनता के लिए नहीं था। आजम खान जिस तरह से बोल रहे हैं, जिस तरह से जयाप्रदा के बारे में बोला, आपने कभी पूछा नहीं आजम खान को कि आप इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं? वो देश की महिलाओं के बारे में इस तरह से बात करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि क्या इन्हीं लोगों को बोलने का हक है? क्या योगी तो पूरा देश ही पूछ रहा है? नहीं है। अच्छा, आजम खान से तो पूरा देश ही पूछ रहा है, लेकिन मेरा तो मानना है मोदी जी ने जो कहा था एक फैशन हो गया, और जो मोदी जी ने कहा था 50 करोड़ की औरत जो है शशि थरूर जी की वाइफ को, और योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा था women not being capable of being left independent and free, उस पे क्या कहना चाहेंगे? या राम कदम ने जो कहा था लड़कियों को या औरतों को किडनैप करना चाहिए शादी करवाने के लिए, उस पे क्या कहेंगे आप जो है? या कर्नाटका में जो आपकी जो महिला विंग की जो लीडर है वही कहती है कि महिलाओं को जो इक्वालिटी नहीं चाहिए, या जो है मुख्तार अब्बास नकवी जो कहती है महिला जो है लिपस्टिक और पाउडर लगा के गवर्नमेंट पे प्रोटेस्ट करने आ जाती है, छोटी सोच वाले को देश रिजेक्ट कर देगा, रिजेक्ट सिरे से खारिज हो जाएगा। हाँ, तो रिजेक्ट करना है वाले दिनों में, मोदी जी को रिजेक्ट करना है बिल्कुल। दिनों में मोदी जी ने भी कहा था ना शशि थरूर जी को, उनकी वाइफ को कहा था 50 नहीं हो रहा है। आप लोग रिजेक्ट हो रहे हैं, आप लोग रिजेक्ट हो रहे हैं। नहीं, आप तो लोग आंखें खोलो, क्या कहेंगे आप जो है अंधे मत बनो, आपकी आप लोग आंखें खोलो। देश में मोदी क्रांति चल रही है, मोदी क्रांति। आप अभी जो आजम खान की स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, आप इस देश के मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भड़काते हैं। आप योगी आदित्यनाथ जी की स्टेटमेंट का बताइए, आजम खान की स्टेटमेंट का बताइए, मैं आपको बताना चाहता हूं दया शंकर ने क्या कहा था मायावती जी को, ये भी बताइए। पीछे है ऐसे अल्फाज जो शायद मैं चैनल पे मोदी जी के साथ है, और मोदी जी 130 करोड़ लोगों के साथ है। क्या कहां साथ है? आने वाले दिनों में धर्म होगा, सुनिए पूजा पाठ के लिए होगा। आने वाले दिनों में जातियां होगी, वो मेरे घर के शादियों संबंधों के लिए होगी। जवाब इस देश में जब विकास की बात आएगी, इस देश में जब भी विकास की बात आएगी, कहां सबका साथ सबका विकास की बात ये नहीं होगा। कहां कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास? इसके लिए काम जीडीपी ग्रोथ क्या है आज देश की? ये इसके लिए एग्रीकल्चर ग्रोथ क्या है आज देश की? हर व्यक्ति समान है, ग्रोथ क्या है आज देश की? का उतना अधिकार है। कितने नंबर पे है अधिकार के? अरे साहब, मुझे गवर्नमेंट के आंकड़ों से बात करो या हवाई बात करेंगे? आपका विकास आप हमारे में जो कितने टिकट आपने उत्तर प्रदेश में मुस्लिम्स को
कितने टिकट दिए आपने गुजरात में? एक नाम बता दीजिए, मैं अभी आपकी बात मान जाऊंगा। सबका साथ सबका विकास, चलिए आपकी बात मानता हूं, बताइए। एक नाम कहीं और जा रहे हैं। योगेश जी कितनी टिकट दी गुजरात में? नाम बता दीजिए, चलिए एक। योगेश जी मुझे सिर्फ ये बताइए, क्या देखिए मैं अक्रॉस पार्टी लाइन अगर बात करूं तो क्या सभी पार्टियां जो हैं धर्म को का इस्तेमाल करती हैं किसी न सत्य पर जब वो टिकट बांट रही होती हैं तब, या जात पात का इस्तेमाल कर रही होती हैं जब वो टिकट बांट रही होती हैं, देख दाख के यहाँ पे कौन सी जात का जीतेगा, यहाँ पर कौन से धर्म का जीतेगा? तो क्या सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इस तरह की चीजों में नहीं इन्वॉल्व है? तो आप मुझे बताइए ये ठीक बात है या बुरी बात है? बुरी बात इस तरह से विचार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो ये नहीं कहता। मुझे एक बात बताओ, इस पर विचार होना चाहिए। हाँ, तो बराबर है ना। तो अगर कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि 130 करोड़ हिंदुस्तानी, सबका साथ सबका विकास, तो ये आपकी बात का समर्थन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? फिर कौन व्यक्ति, किसने क्या बोला, किसने किसके घर में क्या बोला, किसने पेड़ के नीचे खड़े होकर क्या बोला? हवाई बातें करके आप झूठ बोल रहे हैं साहब। मुझे बताइए ना, टी राजा बोलते हैं मुस्लिम, आपको दिखेगा ही नहीं। आप एक नेता के लिए काम करते हो और नरेंद्र मोदी देश के लिए काम करते हैं। टी राजा किसके हैं? आपको दिखेगा नहीं, आपको मात्र नेता दिखेगा। अच्छा, विनय कटारिया किसके हैं? मुस्लिम बांग्लादेश चले जाएं। नरेंद्र मोदी को देश दिख रहा है। अरे मुझे बताइए ना, आनंद कुमार हेगड़े किसके हैं? नरेंद्र मोदी जब तक इस्लाम है, मुझे बताइए ना किसके नेता है? दिन दिख रहा है। विक्रम सैनी, ये जमीन हमें बिलोंग करती है। बिल्कुल आखिरी में आशुतोष जी किसके हैं नेता? ठीक है गिरिराज सिंह, वक्त खत्म हो रहा है। आशुतोष जी किसके हैं नेता? क्या मतलब ये वोटरों को बेदार होने की जरूरत है। वोटर जब तक अवेयर नहीं होगा, वोटर जब तक जागृत नहीं होगा, तब तक ये जो है धर्म और ये जात पात के नाम पर लोग बांटकर वोटरों का जो है इस्तेहसाल करेंगे, उनको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे और इसी तरह जो है आपको तकरीबन एक जैसी सरकार मिलेगी, क्योंकि कुछ लोग इधर से उधर भी जाते हैं, उधर से इधर भी आते हैं। देखिए, वोटर अवेयरनेस तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, मेरे हिसाब से। अब अगर आप देखेंगे कितने लोगों को, या इलेक्शन कमीशन या कोई भी एजेंसीज, या मैं फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूँ, कितने लोगों ने कोशिश की है कि ये बताने के लिए वोटर्स के भैया गवर्नेंस के मुद्दे, काम के मुद्दे पे बातें करो, किसी ने नहीं की। और फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात हम क्यों कर रहे हैं? ये तो सिर्फ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं, हमेशा के लिए बात होनी चाहिए कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ जाति और धर्म के आप वोट नहीं मांग सकते। बट क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी तैयार होगी ऐसा कानून लाने के लिए? कोई नहीं तैयार होगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, आज तक किसी ने ऐसी आवाज नहीं उठाई है। और रमजान आएंगे तो अफ्तार करवा रहे होंगे सभी लोग। वही मैं कह रहा हूँ, प्रॉब्लम हमारी वही है कि हम हर चीज को मिक्स कर देते हैं। नाज़रीन, वक्त यहाँ पर खत्म हो रहा है और ये सिर्फ आपके सोचने के लिए बस खत्म कर रहे हैं, क्योंकि आपको सोचने के लिए छोटा सा करना चाहूंगा। आज नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज कह रही है कि इतनी सारी कंप्लेनें भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों की तरफ से आई हुई है, आज तक किसी पे जो है एक्शन नहीं उठाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बताया है 296 कॉन्फ्लिक्ट्स हो चुके हैं, 44 डेड हो चुके हैं। योगेश जी का भी जवाब देना पड़ेगा। यहाँ वक्त खत्म हो रहा है, चाहिए भारतीय जनता। हाँ, यहाँ पे वक्त खत्म हो रहा है, हम इस पे फिर चर्चा कर लेंगे एक बार और। लेकिन चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, वोटर्स जो हैं उनको जरूर अपने आप को बेदार करना होगा, जागृत करना पड़ेगा। अगर वो जाग जाएंगे तब जो है यकीनी तौर पर, ये जरूरी नहीं है कि अगर आदमी गुंडा बदमाश खराब कुछ भी हो और लेकिन आपकी मजहब या आपकी जात से है तो आप उसको जिता ही दें। आपको इस पर सोचना होगा। कल फिर लौट कर आएंगे इलेक्शन एजेंडा में। आदाब।